कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा आज के लाइव फेसबुक लाइव में ज्वाइन करने का। काफ़ी दिनों से पेंडिंग था ये सेशन और क्योंकि काफ़ी तेज़ी से चेंजेस भी आई हैं और पाकिस्तान में स्पेशली एक जो बिग स्पाइक आया है फॉर द लास्ट 1 वीक, सो आई थॉट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोबारा लाइव जाएं और दोबारा जो क्वेश्चंस और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस भी कर सकें। और इस सिलसिले में क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा था पिछले 2 हफ्ते में मेरी जिन जिन लोगों से बात हुई है कि वो समझ रहे थे कि जी कोरोना कुछ नहीं है, और पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 हफ्तों में जिस तरीके से कोरोना को लेके मैनेज किया गया है, आई थिंक वो एक कंप्लीट डिजास्टर था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इशू ये है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको इस तरीके के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जिसकी वजह से रमज़ान के आखिरी अशरे में जो बिल्कुल आपने शॉपिंग सेंटर्स खोल दिए, लोगों को बाहर जाने के लिए अलाउ कर दिया, मसाजिद जो हैं वो आपने खोल दी, ईद के ऊपर लोग ज़्यादातर जाके मिले, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा स्पाइक जो है वो आएगा। तो इस सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं अपडेट्स के हवाले से है। टोटल जो है हमारे पास केसेस जो हैं ओवर 6 मिलियन जो हैं वो हो चुके हैं। 378,000 जो है वो ग्लोबल डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। और मैं आज अभी रिसेंटली फिगर देख रहा था तो पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में जो नए केसेस हैं अबाउट 4,000 केसेस हैं जो कि बताए जा रहे हैं कि जो कि रिपोर्ट हुए हैं। आई थिंक इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत मिनिमल फिगर बताई जा रही है, क्योंकि मेरा जिनसे सुनना या जानने वालों में उन्होंने ये काफ़ी फिगर बहुत हाई साइड पे बताई है। और टोटल डेथ्स जो हैं वो हमारे पास जो है 78 रिपोर्ट हुई हैं फॉर द लास्ट 24 आवर्स। तो इस सिलसिले में डेफिनेटली हम बात करते रहेंगे लाइव, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लेंगे। मेरे साथ आज मेरे कुलीग हैं और एक बहुत ही अच्छे मैं कहूँगा कुलीग और डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, जिन्होंने ज्वाइन किया है। इमरान ने काइंडली एग्री किया क्योंकि आमतौर पे लोग जो है जिन लोगों को इन्फेक्शन और कोरोना होता है तो वो आके बात नहीं करते हैं, लेकिन ये ही इज़ वन ऑफ द डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद हैं और हम लोग की लाइफ या हम लोग जो है मुसलसल रिस्क पर हैं। जब हम जाते हैं पेशेंट्स को देखते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मिलते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव कोई सिर्फ जॉब की हद तक नहीं है। तमाम डॉक्टर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जाएं, पेशेंट्स को ठीक करें, और इस मुश्किल सूरत हाल में भी हम फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान इमरान ने भी इन्फेक्शन एक्वायर किया और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। और जिस सिलसिले में मैं पर्सनली काफ़ी मुझे तशवीश थी, क्योंकि मैंने जब भी इनसे बात की इनके सिम्टम्स इतने सीवियर थे कि मुझे ये टेंशन हो रही थी कि किस तरीके से ये सिस्टम मैनेज होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वायरल इन्फेक्शन तो है, जिस तरीके से पहले कई दफ़ा बात हो चुकी है, और ट्रीटमेंट बहुत सिम्टोमेटिक है। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से अब ये रिकवर हो गए मुकम्मल तौर पे। तो मैं इमरान से आज ऑब्वियसली पहले तो हम ये सुनेंगे कि इमरान का पूरा इस प्रोसेस या पूरा जर्नी क्या रहा, ताकि जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा हो और उनको पता चल सके कि ये कोई एक ऐसी हवा में बात नहीं है, ये वाकई एक बीमारी है, ये वाकई एक ऐसी डिजीज़ है जिससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान में स्पेशली लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम और इमरान का काम और बाकी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काम आपको एडवाइस देना है। अगर आप हमारी एडवाइस को कंसिडर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका अपना इसमें नुकसान है, और इसमें प्रिवेंशन ही वाहिद इलाज है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रीटमेंट अवेलेबल हम इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इमरान, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपके कैसे अभी आप बताइए, तबीयत आपकी अभी बेहतर है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बैक टू नॉर्मल, स्टार्टेड वर्किंग, काम करना भी शुरू कर दिया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इट इज बहुत एक पेनफुल पुरतकलीफ मरज रहा है एक महीना पहले, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरी जिंदगी मिली है। तो इमरान, शुरू से मुझे आप प्लीज बताइए कि बेसिकली हुआ क्या था, सिम्टम्स कैसे स्टार्ट हुए और क्या पूरा जर्नी था, ताकि सुनने वालों को जरा समझ में आ सके और उनको किन सिम्टम्स को देखना है, और थोड़ा सा आप अपनी
अंदाज से समझाएंगे तो शायद लोग रिलेट भी कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना जो है जिससे आपने कहा, एक हकीकत है, और हमें जब तक कोरोना होता नहीं है तो हमें शायद लगता है कि ठीक है, हम एहतियात कर रहे हैं, हमें नहीं लगेगा। मगर बदकिस्मती से ये ऐसा वायरस है जो बहुत कंटेजियस है, यानी बहुत तेजी से जिसे फैलता है। इस वायरस को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चाहिए होता है एक शख्स दूसरे शख्स से मुंतकिल होने में। चंद लम्हे, चंद मिनट और 1 घंटा ही मेरे ख्याल में, कुछ मिनट ही काफ़ी होते हैं कि अगर आप किसी भी कोरोना वायरस के मरीज़ के सामने आते हैं या उससे इंटरैक्ट करते हैं या उसका सामना करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि अगले को कोरोना वायरस है या नहीं है, और आप वो वायरस एक्वायर कर लेते हैं, आपको इन्फेक्शन हो जाता है और फिर जो है वो आपके अंदर वो सिम्पटम आना शुरू होता है। तो मेरे केस में भी मुझे नहीं पता कि वो, मेरी वाइफ ही चूँकि डॉक्टर हैं, शी इज़ अ जनरल प्रैक्टिशनर, वो भी जीपी हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो लाई हैं इन्फेक्शन या मैं लाया हूँ अपने काम से, क्योंकि मैं भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है फ्रंट लाइन पे हम सब काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता किसने एक्वायर हुआ, मगर सिम्पटम्स जो आना शुरू हुए हम दोनों मियाँ बीवी में तकरीबन एक साथ ही आना शुरू हो गए। वो सिम्पटम्स ये थे कि सबसे पहले तो मुझे सर में दर्द होना शुरू हो गया, और जिसको मैंने इग्नोर किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बाद औक़ात इंसान काम ज़्यादा कर लेता है, सोता कम है, तो हो सकता है कि इग्नोर कर देता है। तो सर का दर्द मैंने इग्नोर किया शुरू में, और उसके बाद मगर जब बुखार आना शुरू हो गया तो फिर मेरा माथा ठनका कि भाई कोरोना आजकल बहुत चल रहा है, और मैंने इस पे नज़र रखनी शुरू कर दी कि ये आगे कुछ हो सकता है। तो पहले दिन तो सर का दर्द, उसके बाद जो है वो बुखार जब आना शुरू हुआ तो फिर मैंने वाइफ से भी ज़िक्र किया, और उसने कहा कि मुझे भी सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं बता रही थी। और बुखार का जो है वो आना, उसके अंदर भी उसके वाइफ को भी बुखार आना शुरू हो गया था। ये थी पहले 1-2 दिन की सिचुएशन। थर्ड डे जो था ना, वो थोड़ा काफ़ी एग्रेसिव रहा। तो बुखार बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया और जिस्म में दर्द आना शुरू हो गया, और ऐसा लग रहा था कि जिस्म टूट रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। पूरे फैमिली, 2 बच्चे हैं मेरे। तो उसके बाद हमने पैरासिटामोल लेना शुरू कर दी रेगुलर, क्योंकि सर का दर्द, बुखार भी काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त था। काफ़ी इफ़ाक़ा हुआ पैरासिटामोल से, जो 2 टैबलेट पैरासिटामोल हर 6 घंटे के वक़्त पे लेना शुरू कर दी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया मैं, और हमने फ़ौरन ही जो है वो अपना टेस्ट बुक करा लिया, और टेस्ट यहाँ अल्लाह का शुक्र है बड़ा जल्दी बुक किया, विदिन सेम डे, और पीसीआर टेस्ट जो है हम दोनों का जब हुआ तो अगले दिन रिज़ल्ट आया और पॉज़िटिव आया। तो जनाब ये डायग्नोज़ जब हो गया तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, फ्रंट लाइन पे, हमें पता है सिम्पटम्स क्या होते हैं और किस मैच जा सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी मॉनिटरिंग काफ़ी सख्ती से करनी शुरू कर दी। उसमें ये था कि 3 दिन तो मैंने जैसे आपको सिम्पटम्स ज़िक्र किया। चौथे दिन जो है वो मेरी तीसरे चौथे दिन मेरी सूंघने की जो हिस्स है वो मुतासिर हुई, और 5वें दिन तक मुझे कुछ भी जो है वो सूंघाई नहीं दे रहा था। यही कुछ सिम्पटम्स कुछ हद तक हल्के थे, मगर मेरी वाइफ को भी थे। और फिर उसके बाद जो है वो चखने की सलाहियत गई। खुश खांसी भी इस दौरान हल्की-फुल्की शुरू हो गई थी। जिस तरह एक आम फ्लू शुरू होता है आपको, मगर जो आम फ्लू होता है नॉर्मली सेटल हो जाता है कुछ दिनों में, ये बढ़ता गया मेरे केस में। और खांसी तो शुरू में हल्की-फुल्की टिपिकली कफ जो आपको होता है, स्टेप्सिस ले लिए, ठीक है। मगर वो खांसी इतनी बढ़ गई और उसके खुश खांसी के दौरे पड़ने शुरू हो गए कि बाज़ औक़ात इंसान बेबस हो जाता है कि अब करे तो क्या करे? और इंतहाई जो है ना वो उसके बाद साँस तो फूलना भी शुरू हो गया। तो ये अमल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया। जब साँस फूलना शुरू हुआ तो इत्तेफ़ाक से जो है, चूँकि मेरी वाइफ़ जीती हैं, तो हमारे घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, तो आपको तो इल्म है कि पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा-सा आला होता है घर पे। पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में 1000 डेढ़ हज़ार रुपए में मिल जाता होगा, 2000 तक। तो वो पल्स ऑक्सीमेट्री का फ़ायदा ये होता है कि आपको एटलीस्ट जो है वो पता होता है कि आपके जिस्म में खून में ऑक्सीजन की सैचुरेशन या मिकदार कितनी है। और चूँकि कोरोना वायरस जो है वो उसका जो एक्शन है वो आपके फेफड़ों में ज़्यादा होता है। तो उसमें आपको बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि अगर आप पल्स ऑक्सीमेट्री से अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें जिस्म में। तो मेरे ऑक्सीजन लेवल शुरू में 97% थे, और मैं बड़ा खुश था कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे फेफड़े किसी काम कर रहे हैं, और जो है वो मैं ठीक हूँ। अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता गिर के, यानी कि 97 से 95, फिर 94, 93, 92 और 91 तक चली गई।
और ये मैं आपको अगले कुछ दिनों का प्रोसेस बता रहा हूँ। खुश खांसी में कोई कमी नहीं हुई, खांसी पहले खुश थी, फिर उसमें हल्का-फुल्का बलगम आना शुरू हो गया। जब बलगम आना शुरू हुआ तो फिर मैं वाक़ई तशवीश का शिकार हो गया, और जब बलगम हरा हो गया, तो मैं हॉस्पिटल चला गया। क्योंकि जब ऑक्सीजन की सैचुरेशन 90% हुई, बलगम आना शुरू हो गया, बलगम हरा हो गया, बुखार उतर नहीं रहा, डिस्पाइट इससे कि आप पैरासिटामोल ले रहे हैं, पानी की मिकदार ज़्यादा रह रहा है। बाकी भी मैंने चीज़ें करनी शुरू कर दी, जिसमें मैंने अपने वीडियो में ज़िक्र किया था, विटामिन सी मैंने लेना शुरू कर दिया था, 1000 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा, ज़िंक लेना शुरू कर दिया था। तो शहद और कलौंजी, मुझे बीइंग अ डॉक्टर, साइंटिफिकली कोई तरह कोई प्रूवन इसके एविडेंसेस नहीं है, मगर चूंकि आप बात करते हैं लोगों से, तो मुझे लगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं, तो मैंने लेना शुरू कर दिया। मुझे सिम्टोमेटिक काफी सूदिंग लगा। तो इन सब तमाम चीजों के बावजूद जब ये मैंने आपसे जिक्र किया कि 90% ऑक्सीजन सैचुरेशन चली गई और बलगम आना शुरू हो गया जो कि हरा था, तो बीइंग ए डॉक्टर मुझे अंदाजा हो गया कि शायद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो यानी कि बैक्टीरिया में भी हमला कर दिया शायद फेफड़ों पे। तो मैं चला गया अस्पताल, वहां पे मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराया और चेस्ट एक्सरे कराया। तो चेस्ट एक्सरे में कोई हल्की फुल्की सी जो है वो वर्म या आपके डेटिलेक्टोसिस जो था, बाकी तो कोई खास नमूनिया नहीं था। ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें हम मालूम करें कि आपको कोविड नमूनिया या कोरोना का नमूनिया तो नहीं हो रहा आपको, क्योंकि आपका वो फिर कोविड एक टेस्ट हुआ उस टाइम के ऊपर इमरान? नहीं, क्योंकि मैं कोविड टेस्ट पहले हो चुका था, पॉजिटिव था, तो मैंने अस्पताल को कह दिया था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। क्योंकि जब मैंने पहले फ़ोन किया और पहले से ही एक एडमिशन अरेंज कर दिया हमारे करीबी अस्पताल में। तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड एक कोविड वार्ड बना हुआ था, कोविड एडमिशन यूनिट। तो मैं सीधा वहीं चला गया और जाते ही फिर मेरे ब्लड टेस्ट हो गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन और चेस्ट एक्सरे हुए। तो उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक दी गई और घर भेज दिया गया कुछ घंटे रखने के बाद। एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स मैंने किया तकरीबन 7 से 10 दिन का। इस दौरान ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर नीचे मेरी फ्लक्चुएट करती रही और सांस लेने में इंतहाई तकलीफ थी। इस हद तक तकलीफ थी कि मुझसे बात नहीं हो रही थी, चला नहीं जा रहा था, और बड़ी ही इरिटेबिलिटी और अजीब सी कैफियत थी कि पता नहीं। और उस दौरान खबरें भी ऐसी आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली आपको तो पता है, हमारे कुछ हमारे कोलीग्स काफी हैं colleagues हैं उसमें तो एक्सपायर हुए हैं, काफी डॉक्टर्स उसमें जिनके सामने काम पास किया हुआ हो है, जब उनकी आपको इल्म होता है कि वो मर रहे हैं, यानी फ्रंट लाइन पर डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, तो आपको फिर थोड़ा सा डर भी लगना शुरू होता है। जाहिर सी बात है, इंसान है, साइकोलॉजी आपकी यही होती है, बच्चे छोटे हैं तो अब क्या होगा, बिल्कुल। अनसर्टेनिटीज आना शुरू हो जाती हैं। और आप नहीं, चूंकि मुझे खुद देख बिल्कुल चुके याद होते है। हैं। मैं इमरान यही कहूंगा, मैंने जब भी 2-3 दफा आपसे बात की तो द वे हम्म, यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एट दैट टाइम, टू बी ऑनेस्ट, मुझे फोन के दूसरे एंड के ऊपर एहसास हो रहा था कि मैंने कहा कि आई डोंट नो व्हाई यू आर इन हॉस्पिटल, लेकिन आपने फिर मुझे बताया कि हम्म, इवन हॉस्पिटल ने भी बोला कि आपकी कंडीशन अभी इतनी वर्स नहीं है, तो फिर आपको घर भेज दिया गया। और आई जी थिंक जी मेरी इस टाइम पे जो आप बात अभी सब कर रहे हैं, जितनी जो पॉसिबल ट्रीटमेंट और जो दूसरे तरीके से इलाज हो सकता था सिम्टोमेटिकली, सब चीजें आप कर रहे थे, लेकिन सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हो इम्प्रूव रहे नहीं थे। हो रही। बिल्कुल ये बिल्कुल कितने यही दिन था। तकरीबन, ये टोटल कितना दिन रहा है इमरान, आप जो सीवियरिटी है? मुझे बुखार जो है तकरीबन 22 दिन रहा है, जो कि बड़ा बड़ा अनयूजुअल है। मुसलसल हम्म। 22 दिन बुखार रहा है। तो ये और एंटीबायोटिक लेने के बावजूद आपको 22 दिन एंटीबायोटिक तक? लेने के बावजूद मेरी हम्म, वाइफ ठीक हो गई थी तकरीबन 2-3 हफ्ते में, मगर उनके 3 हफ्ते तक समझ लीजिए, मगर उनके सिम्टम्स बड़े माइल्ड थे एज हम्म, कम्पेयर टू जो मैं अपने आप से मुवाजना करूंगा तो हम्म। तो सिम्टम्स इसका उनके भी मतलब जो थे। ये काफी लोग जो कहते हैं कि जी 7 दिन बाद अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि गाइडलाइंस तो हमारी यही थी कि जी 7 जी डेज अगर आपको हो गए हैं तो आप 8वें दिन अगर आपका टेम्परेचर ठीक हो जाए और कॉफ रहे तो आप काम पे चले जाएं, तो ये आप पे जी, अप्लाई यहाँ तो नहीं हुआ ये जी चीज। जी गाइडलाइन तो यही है कि आपको आप सिम्टम फ्री, यानी कि बुखार आपको सेटल हो जाए, तो कहना है कि 48 घंटे में अगर आपको बुखार सेटल है तो आप जो है काम पे चले जाइए। कॉफ तो आपको 3 महीने भी रह सकती है और 2 महीने भी रह सकती है, और क्योंकि वो तो सारा लंग इन्फ्लेमेशन है। हम्म, तो गाइडलाइन तो यही है, मगर चूंकि मेरा बुखार सेटल नहीं हो रहा था, तो जाना इंतहाई नामाकूल लगा कि मैं काम पे चला जाऊँ। हम्म। और परेशानी की बात थी कि सांस से फूलना बहुत एक तकलीफ दे अमल था। बिल्कुल। तो उस दौरान फिर जो जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया, एक तो एंटीबायोटिक थी। ज़ाहिर-सी बात है, वो तो आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की थी, मगर जिस चीज़ से फ़ायदे थे वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ थी। मुझे लगा कि जो फेफड़ों की वर्जिश है या जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ हैं, उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती थी कि मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर पा रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं अपनी सैचुरेशन भी चेक करता था, तो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती थी एक्सरसाइज़ के बाद। तो ये मुझे एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज का जो हम अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, ये कैसे उनको पता चलेगा कि कैसे होंगी एक्सरसाइज? यूट्यूब पे कोई वीडियो इसकी अवेलेबल है इमरान?
यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं बेसिकली। मैंने भी इसी तरह मेरे कुछ दोस्त हैं, वो रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट फिजिशियंस हैं और आईसीयू में भी काम कर रहे हैं, कोई पेशेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। फिर यूट्यूब पे भी काफ़ी मवाद अवेलेबल है। मैंने एक अपनी वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने मैं आपको एक हल्का सा 5 सेकंड में करके बता देता हूँ, ताकि जी जी, जो अभी प्लीज देखने बताइए वाले हैं कैसे होगा ताकि उनको देखने भी वालों को अंदाजा हो जाए आसानी कि किस तरह करना है। बड़ा सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप जो है जी वो बैठिए एक बेड पे, बिल्कुल जो है ना ऐसे बैठ जाएं, बैठ के लेटे ना अभी बैठ जाएं और बस एक गहरा सांस लें। गहरा सांस के इतना कि आप बस अपने फेफड़े हवा से भर लें। उसके बाद 5 सेकंड तक आपने वो सांस अंदर रखना, हवा अंदर रखना, उसके बाद निकालनी है। तो जिसमें आपको करके बताता हूँ। हम्म, अब होता है कि जब जब आपके फेफड़े जो है वो थोड़े इन्फ्लेम्ड होते हैं, थोड़े से मुतासिर होते हैं, तो आप 5 सेकंड हवा अंदर नहीं रख पाते, एकदम से खांसी आती है। और इस तरह से जो है ना आप आपकी जो है ना वो आप निकाल देते हैं हवा। कोई जी मसला नहीं है, करते रहें। मुझे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुरू शुरू में मुझे एकदम से खांसी आती थी, और खांसी का असल में फायदा भी यही है कि जो अंदर बलगम जमा हो रहा है वो निकले, क्योंकि हमारा हम्म, फेफड़े का काम ही यही है कि अंदर रतूबतें जमा हो रही हैं, हम्म, जो गंज जमा हो रहा है बेसिकली वो निकले। तो हम्म, ये एक दफा मैंने सांस अंदर लिया इस तरह। ये 5 दफा आप कर लेंगे तो मैं इसको एक सेट बना लिया था मैंने, कि ये एक सेट हो गया। और मैं 24 घंटों में तकरीबन 25 के करीब सेट मैंने करना शुरू कर दिया। तो उससे मुझे लगा कि काफी इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं जाने लग गया। फिर दूसरी जो बात की थी वो साइंटिफिकली काफी प्रूवन है। आपने देखा होगा जो प्रोन वेंटिलेशन जो है वो हॉस्पिटल्स में भी लोगों की हो रही है, यानी कि आप अपने पैर के पेट के बल लेटते हैं और फिर वेंटिलेटर पे पेशेंट भेज जाते हैं। उससे नंबर ऑफ डेज जो है जो बंदा वेंटिलेटर पे होता है वो कम हो जाते हैं। तो मेरे केस में मैंने कहा कि जब वेंटिलेशन पे भी आप प्रोन लेटाते हैं तो आप प्रोन लेट के सांस लेंगे, तो उसका भी बड़ा फायदा होगा। तो मैं पेट के बल मैंने जो है वो जब मैं आराम भी कर रहा था तो मैं अपने साइड पे या पीठ के बल नहीं कर रहा था। जब मैं लेटता भी था तो मैं पेट के बल लेटता था, ज्यादा ज्यादा कोशिश करता था कि मैं पेट के बल लूं और गहरा गहरा सांस लूं। उससे ये होता है कि आपके फेफड़े जो है वो जाहिर सी बात है आपकी पीठ की तरफ ज्यादा होते हैं, आगे तो हार्ट हम्म, होता है, ठीक है ना। हम्म, तो फेफड़े हमारे पीछे की तो ज्यादा फैलते हैं। तो जब आप पेट के बल लेके सांस लेंगे तो आपको फेफड़े में ज्यादा हवा पहुंचेगी, तो नमूनिया के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि कोविड ये नमूनिया आपने ऐसा है बहुत कि एक इंपॉर्टेंट दफा। पॉइंट बताया है। मैं आपको यहाँ पे सॉरी ब्रेक कर रहा हूँ इमरान, जी कि जी जो भी लोग सुन रहे हैं और जिन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन डायग्नोज हो रहा है, प्लीज वो इस चीज का इंपॉर्टेंट बात है, इसको माइंड में भी रखें कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इमरान ने भी करके बताई, इसको रेगुलरली अपनी हैबिट बना लें, क्योंकि जाहिर बात है ये इस प्रोसेस से फिजिकली इमरान गुजरे हैं बीइंग ए डॉक्टर भी, तो ये प्रूवन भी है, टेस्टेड भी है, और ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। इसको रेगुलरली कीजिए, और साथ में जब आप लेटें तो लेटने की आपकी पोजीशन भी आपके पेट के बल होनी चाहिए। अब कई, मैं इसमें एक और बात भी बोलूं, क्योंकि हमें हर चीज को अनफॉर्चुनेटली रिलीजन से हम इसको लिंक करते हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि जी पेट पे शैतान लेटता है, ये मैंने बिल्कुल बहुत दफा सुना है। तो ये अल्लाह ताला ने कंडीशंस रखी हैं, तो प्लीज इसको रिलीजियस वे में इसको नहीं इन्वॉल्व कीजिएगा। ये एक ट्रीटमेंट का मेथड है मेडिकली, और तो अपने पेट के ऊपर लेटने से अगर आपको ब्रीदिंग ठीक हो रही है और आप ठीक होते हैं तो ये एक तरीका इलाज है। तो प्लीज इसको फॉलो आप कीजिए अगर आपको ब्रीदिंग का इशू है या कोई भी आपको चेस्ट सिम्टम्स आपको हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है। बाकी अच्छा, और कोई ट्रीटमेंट में विटामिन आपने लिए, विटामिन सी या जी कोई और बिल्कुल। चीज? तो बेसिकली मैंने ट्रीटमेंट के अपने तीन हिस्सों में तकसीम कर लिया था ट्रीटमेंट। एक तो थी कि डाइट। सबसे पहले तो मैं डाइट का जिक्र करना चाहूंगा, हम्म, कि डाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब आपको बुखार होता है, मुंह का जायका आपका जा चुका है, आप सूंघ नहीं पा रहे आप क्या खा रहे हैं, तो अजीब सी कैफियत होती है, आपको खाने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता है, और वैसे ही आप झंझलाट का शिकार होते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसमें खाने का तो दिल बिल्कुल नहीं चाहता, तो फिर बाज़ बार बंदा कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। हम्म, मगर ये अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कुव्वत मुदाफ़त आपकी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। कोरोना वायरस जाहिर सी बात है आपकी कुव्वत मुदाफ़त पे भी डिपेंड करता है कि आपके जिस्म में कितनी ताकत है कोरोना वायरस से लड़ने की। क्योंकि वो वायरस है वो तो अपने टाइम पे जाएगा ना, मगर आपके हम्म, जिस्म में अगर कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है तो वो आप फाइट बैक कर सकते हैं। तो खुराक पे मैंने बहुत तवज्जो दी थी, पानी एक तो बहुत इस्तेमाल बढ़ा दिया था मैंने, और अंडे मैं खूब लेता था, फ्रेश फ्रूट्स मैंने लेना शुरू कर दिए, फ्रेश वेजिटेबल्स और हम्म, जूसेस लेना शुरू कर दिए थे। तो खुराक का तो बहुत इम्पैक्ट है, और मैं पेट भर के खाता था अच्छे तरीके से, अच्छी खुराक। फिर विटामिन सी जिसमें आपने जिक्र किया, विटामिन जो है वो विटामिन सी अगेन इट्स अ गुड इम्यून बूस्टर। तो हम्म, विटामिन सी मैं 1000 मिलीग्राम की जो टैबलेट आती है एक, वो मैंने दिन में 2 लेना शुरू कर दी कम से कम। हम्म, तो 24 घंटे के दौरान आप 2 गोलियां लें, और विटामिन सी जो है वो अ, उसकी एक्सेस जो है वो वाटर सोल्यूबल है, वो आपके नुकसान जिस्म नहीं, से वाटर निकल जाते हैं। सोल्यूबल। तो वो उसमें कोई इसकी जाति का
साइड इफेक्ट का कोई वो भी नहीं, खतरा भी नहीं कि मैं ज्यादा ले लूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा। तो विटामिन सी की 2000 मिलीग्राम जो है रोजाना की डोज में ले रहा था। उसके अलावा जो है वो जिंक जो है वो मिनरल जो है वो काफी अच्छा इम्यून बूस्टर है, तो जिंक लेना शुरू कर दिया मैंने 30 मिलीग्राम सप्लीमेंट डेली की बुनियाद पे। और जो तो ये दो चीजें थी। बाकी विटामिन डी जो है वो थोड़ी सी मेरे अंदर है विटामिन डी की कमी, तो मैं सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया था मैंने डॉक्टर के कहने पे। तो विटामिन डी ऐसी चीज है जो आप जाहिर सी बात है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप शुरू करें, क्योंकि ज्यादती उसकी जो है वो भी ठीक नहीं है और कमी भी ठीक नहीं है। और हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में, पाकिस्तान में, इंडिया में अक्सर लोग फ्लैट्स में भी, अपार्टमेंट्स में लेते हैं, धूप का एक्सपोजर होता नहीं है, हमारी स्किन डार्क होती है, मेलानिन ज्यादा होता है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब होती नहीं। तो विटामिन डी का बहुत मैंने उसके जब बीमार हुआ तो मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी जो है वो हमारे जिस्म में वायरस की जो है वो एक्शन बढ़ जाता है। तो विटामिन डी भी मैंने लेना शुरू कर दिया। तो ये जो 3 विटामिन से विटामिन सी, विटामिन डी और ये जिंक, ये मैंने बाकायदगी से लेना शुरू कर दिया था, और ये मैं अभी भी विटामिन सी ले रहा हूँ, इस वक्त भी ले रहा हूँ, ठीक होने के बाद भी ले रहा हूँ। ठीक है। और अच्छा, ये तीसरी हमारे पास चीज रेगुलर इमरान क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैं सॉरी आपको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि ये जी बिल्कुल बिल्कुल लिस्ट क्रिएट हो गई, तो अगर कोई भी लिंक होगा आपसे मैं आपकी तरफ बाउंस बैक करूंगा, कुछ के आंसर्स मैं खुद दूंगा, कुछ आपकी तरफ मैं आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो अच्छा सवाल ये है आफ्ताब फहीम का, एज फैक्टर इज रियली रेलेवेंट इन कोविड-19 बिकॉज नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ईच एज फैक्टर इज गेटिंग अफेक्टेड। सेकेंडली, antibodies or plasma transfer from corona survived patient are getting cured to the patient। देखें एज का फैक्टर पहले बताया था, ऑब्वियसली जितने भी एल्डरली पेशेंट्स होते हैं वो वनरेबल वैसे ही होते हैं क्योंकि उनको मुख्तलिफ दूसरी बीमारियां भी होती हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हाईली लाइकली उनके इन्फेक्शन अक्वायर करने के चांसेस बनिस्बत दूसरी हेल्दी पॉपुलेशन के ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंफर्म हो गया है, जिस तरह से इमरान की मिसाल सामने है कि ही इज़ वेरी यंग, लेकिन ही वाज अफेक्टेड टू द डिग्री के जिसमें हमको, मैं कहूँगा कि इनको ICU HDU की ज़रूरत थी। तो यस, ये ना समझें यंग इंडिविजुअल्स कि वो बाहर जाके अगर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहे हैं और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कोई मेजर्स नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चे भी अफेक्टेड हैं, रिसेंटली बच्चों में भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हुए हैं जिसके अंदर वो कावासाकी डिजीज जो एक टाइप ऑफ डिजीज है जो कि अनकॉमन है, उस तरीके के फीचर्स मिले हैं, तो बच्चे भी अफेक्ट हो सकते हैं। यस, एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन बाकी भी कोई एज जो है वो उससे बची हुई नहीं है। बाकी और क्वेश्चंस मेरे पास मैं भी देख लेता हूँ। ब्रीदिंग अ प्रिवेंटिव और करेक्शन एक्शन? सॉरी आई मिस दैट। पहले से कर लेना चाहिए, क्या कहते हैं इमरान? या अगर किसी को ब्रीदिंग, मेरे ख्याल में तो एक्सरसाइज करने में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये आपकी फेफड़े की एरिएशन यानी कि जो है वो कैपेसिटी, जो आपकी लंग कैपेसिटी है जहाँ जिसमें हवा जाती है, एरेटेड लंग जो है वो आपकी खुला रखता है। तो इसी तरह जिस तरह आप वेंटिलेशन दे रहे हैं ना, आपके फेफड़ों को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, आपके अगर मैं अभी भी अगर मैं एज अ नॉर्मल, मतलब अब ठीक हो चुका हूँ, उसके बावजूद अगर मैं ये मैं आपकी सबसे अच्छी मिसाल इसकी ऐसे है, जैसे किसी की रिब का फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को ये पसली का फ्रैक्चर हो जाता है, तो होता है कि दर्द होता है तो लोग सांस नहीं लेते, इतना हल्का हल्का सांस लेते हैं, तो होता है कि उसके बाद नमूनिया हो जाता है। क्यों होता है कि आपकी जो है वो ब्रीदिंग आप सही कर रहे होते हैं लंग में, तो जैसे जब लंग नहीं खुलेगा, फेफड़ा नहीं खुलेगा, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब किसी शख्स को भी कोरोना होता है तो ये ब्रीदिंग इसके बाद बहुत जरूरी है। कोरोना नहीं भी और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। तो आप अपने जिस तरह हम अपने मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह जो है आप फेफड़ों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरे नजदीक साइंटिफिकली इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही हो सकता है। ठीक है, गुड। नहीं, बिल्कुल सही रेलिवेंट बात है। कुछ लोगों ने बोला है कि कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, वो आई डोंट नो व्हाट दिस इज, सीना मुखी टी, आई डोंट नो व्हाट इज सीना, आई थिंक इस सेना बात कर रहे हैं ये। जिस सेना जो है बेसिकली एक लेक्सेटिव है जो कि बेसिकली कॉन्स्टिपेटेड लोगों को हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके पानी को मैं, आई थिंक समवन एक्चुअली डिड फॉरवर्ड मी दिस, there was someone who called himself doctor, he was actually selling it, so obviously he was trying to relate it with the religious element of it। जी, मुझे इसका कोई वो नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है, तो हम इसको गारंटी नहीं कर सकते हैं कि ये इफेक्ट करता है नहीं करता है। so I'm sorry to say, I'm sure के इमरान भी यही कहेंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, truly agree with you। जी, जिंक टैबलेट्स जो है 10 मिलीग्राम आप यूज कर सकते हैं जी। विटामिन सी 1000 मिलीग्राम टू 2000 मिलीग्राम। जिंक जो है ज्यादा मिकदार में ना लें, मैक्सिमम डोज 25 मिलीग्राम पर डे है, क्योंकि जिंक टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर आप ज्यादा मिकदार
लें, लेकिन विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा मिकदार में ले लें। अच्छा, डॉक्टर्स हैव सेड नो टू एनेस्थीसिया बिकॉज ऑफ कोरोना। जी, सर्जरीज वगैरह आजकल नहीं हो रही हैं। ऑब्वियसली इमरान हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, आई एम श्योर ऑब्वियसली यू वुड से द सेम थिंग कि हमारे पास अभी वर्कलोड उस एंगल से कम हो गया है कि सर्जरीज नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि सारा फोकस इस वक्त कोरोना रिलेटेड ट्रीटमेंट के ऊपर है। तो कोई भी प्रोसीजर जो है अगर जिसमें इन्वेजन है, जिसमें आपको एरोसोल जनरेटेड प्रोसीजर है, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो वैसी प्रोसीजर्स नहीं होंगे। आई थिंक आप इंटरनेशनल रेडियोलॉजी भी आजकल थोड़ी सी होल्ड पर होगी इमरान आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल इलेक्टिव्स होल्ड पे हैं, बिल्कुल एमएनसी कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली जिस तरह हमने जिक्र किया कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता एनएचएस इज गेटिंग बैक टू इट्स नॉर्मल रूटीन। तो यहाँ पे चूंकि पीक जो है वो चली गई है इंग्लैंड में, तो अब प्रोसीजर्स जो है वो पाकिस्तान में जहाँ तक बात करूंगा तो अभी पीक मेरे ख्याल में आई नहीं है या आ रही है, तो वहाँ तो बात ठीक है कि वहाँ इलेक्टिव प्रोसीजर्स नहीं हो रहे, तो आई थिंक दे आर डूइंग द राइट थिंग। अच्छा, और भी हैं फायजा फारूकी, माय हस्बैंड इज हैविंग फीवर सिंस यस्टरडे बट टुडे इज फाइन, इज इट डेंजरस? जी, मुश्किल है ऑब्वियसली एक सिम्टम की बेसिस पे, लेकिन आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। इस वक्त अगर किसी को भी सोर थ्रोट, रनी नोज, रेड आइज, जिस्म में दर्द है, कॉफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कोई भी सिम्टम जो कि वायरल इन्फेक्शन को डिपिक्ट करता है और वो आपको है, तो कंसीडर इट एज कोरोना, सस्पेक्टेड कोरोना अंटिल प्रूवन अदरवाइज। क्योंकि बहुत अनयूजुअल है कि इस तरीके के सिम्टम्स आपको समर टाइम के ऊपर मिले जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। अच्छा, और आयशा अली खान, अस्सलाम वालेकुम सलाम, प्रिकॉशंस क्या लेनी है? जी, प्रिकॉशंस यही हैं जो कि बताई हैं, बार बार रिपीट होता रहा है कि जी सोशल डिस्टेंसिंग मेजर, 2 मीटर का फासला होना चाहिए, बाहर जाएं तो सिर्फ ज़रूरत के तहत जाएं, और अगर किसी से भी हाथ ना मिलाएं और वापस आके हाथ धोएं 20 सेकंड्स तक, और अल्कोहल जेल का इस्तेमाल करें जिसमें 70% अल्कोहल हो, ऐसे। और अननेसेसरी ऑब्वियसली एक्सपोजर से अपने आप को बचाना, यही वाहिद इलाज है। जितने भी ट्रीटमेंट्स ऑफर हो रहे हैं या जो आप लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, कोई भी इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़ भी जान लीजिए सब लोग कि जो भी अभी इनफैक्ट चीज़ें मेंशन की हैं इमरान ने भी, ऑब्वियसली ये भी इसको बताएंगे कि किसी भी ट्रीटमेंट लेने से, एंटीबायोटिक लेने से एज सच उनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जो भी ट्रीटमेंट जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है मुख्तलिफ मेडिकेशंस पे, ये वायरल इन्फेक्शन के ड्यूरेशन को शॉर्ट करेगी, लेकिन उसको ट्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्निकली हम वायरस को बेसिकली किल नहीं कर सकते। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वैक्सीन अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, जो स्टिल कई चाइना ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने फेज 2 ट्रायल में एंटर कर लिया है और वो वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार कर पाएंगे। फेज 3 ट्रायल वो यूके में करेंगे, लेकिन इट विल टेक अनदर एटलीस्ट आई थिंक 6 to 12 मंथ्स के हमारे पास वो मास प्रोडक्शन उसकी हो सके। मोस्ट ऑफ द वही आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान आपने जैसे बोला कि तेजी से ये फैल रहा है अभी। फिगर्स जो हैं जो हमने शुरू में बताई हैं वो एक बड़ी आई थिंक ऐसी फिगर्स हैं, क्योंकि लोग शायद नहीं जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास या जाना नहीं चाह रहे हैं, और हॉस्पिटल भी शायद एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, जो हमारी करंट नॉलेज है। तो आपकी क्या नॉलेज है इस सिलसिले में? आपकी I'm sure बात हुई होगी रिसेंटली। जी हाँ, मेरी रेगुलरली बात हो रही है, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो शहर के जो 4-5 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बहुत लोड आया हुआ है, और बेड की अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, और ये बढ़ता जा रहा है। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि हमारी हिकमत अमली शायद ठीक नहीं थी शुरू से, और जो अब ईद जो है वो 1 हफ्ता हो गया तकरीबन, तो ईद पे काफी शॉपिंग हुई है और काफी लोगों का SOPs का ख्याल नहीं रखा गया है। तो उसके बाद आपको इंक्यूबेशन पीरियड जो, क्योंकि आपको पता है तकरीबन एवरेज जो है 5 से 7 दिन है, तकरीबन 14 दिन भी हो सकता है, इस 14 दिन की आइसोलेशन कहते हैं। मगर चूंकि 5 से 7 दिन है और ईद तो तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए अब वो लोगों में सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। तो मैं अभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अब भी वक्त है, आप जिनको हो गया, आप बहुत ख्याल कीजिए, और सोशल आइसोलेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिला वजह बाजार में शॉपिंग के लिए ना जाएं, एक साथ ही ले आए पूरे 1 हफ्ते का सामान अगर ला सकते हैं, कैपेसिटी उतनी है, तो आप बिला वजह जो अपने ट्रिप्स कम कीजिए, मार्केट में या जो है पब्लिक प्लेसेस अपने ट्रिप कम कीजिए। गुड। मेरे पास 3 और क्वेश्चन आए जी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जी, प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है, प्रेग्नेंट लेडीज को हाई रिस्क पे होती हैं और उनको बेसिकली इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, उनको ज़्यादा एहतियात करनी है। जो हमारे पास इनफैक्ट इंग्लैंड में हम जो लिस्ट को फॉलो करते हैं उसमें वो हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करती हैं। अगर कोई भी सिम्टम्स हो, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया, तो अगेन डॉक्टर से रुजू करें, उनको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। चाइना में रिपोर्ट एक पब्लिश हुई है, ए और AB ग्रुप और O ग्रुप ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। यस, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगेन
डेली बेसिस पे नई चेंजेस आ रही हैं। ये उनका बेसिकली इनिशियल रिसर्च डेटा है जो उन्होंने शेयर किया है, इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप ये है, ए है, ए बी है या ओ है, तो आपको जरा ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी हम बेसिकली पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं। अगर वो चीज आप पे अप्लाई होती है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस चीज को अवॉइड करें या उस चीज को करें अगर वो आपसे रिलेटेड हो। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बहुत बड़ा एक मसला है कि काफी सारी पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। पहले मैं बता चुका हूँ पिछले उसमें कि 80 to 85% ऑफ द इन्फेक्शंस आर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस और नो सिम्टम्स एट ऑल। कई पेशेंट्स ऐसे होंगे जिसको आपको पता भी नहीं होगा और इन्फेक्शन कैरी कर रहे होंगे। इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपना फासला रख सकें, हाथ ना मिलाएं, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट ना हो, और अपना हाथ जो है धोएं जब भी आप किसी चीज को टच करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिससे मिल रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है कि उसको भी इन्फेक्शन हो, तो आपको इसको अवॉइड करना है। इमरान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक और यहाँ मेरे ज़हन में एक बात आई थी जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये तो हमने जो डिस्कस किया कोरोना के सिम्टम्स, फिर उसकी जो है वो ट्रीटमेंट, ग़िज़ाई हवाले से, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से, दवाई के हवाले से, वर्जिश के हवाले से। एक और इससे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो एस्पेक्ट है वो मेंटल वेलबींग। क्योंकि जब आप कोरोना जब आपको का शिकार होते हैं आप, या कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं आप, तो होता ये कि मेंटली जो है ना, एक तो हमारे पहले से खौफ और हरास जाहिर सी बात एक है, और जो कि नेचुरल है, एक पेंडेमिक है, और चूंकि इतनी अमवात हो गई है उससे, तो एक बड़ी नेचुरल सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है कि आपके ज़हन में भी डिफरेंट खदशात आना शुरू होते हैं। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द लोग, बहुत से जवान मौतें भी हुई हैं उसमें, सिर्फ बुरे लोग नहीं गए, तो मेंटली जो है ना आपके बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को स्ट्रांग रखें, क्योंकि विल पावर और दूसरे के आपके फैमिली और फ्रेंड्स का काफी इसमें रोल रहता है। आप उनसे फोन में बात कर रहे हैं, या फैमिली है तो आप घर में अगर महदूद है, कमरे में महदूद है, सोशल आइसोलेशन, फिर सोशल आइसोलेशन इटसेल्फ जो है ना बड़ा डिप्रेसिंग होता है। तो मरीज जो है वो काफी परेशान होता है कि मैं क्या करूं। तो उस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि आप जितने लोगों से बात कर सकें फोन पे उतना अच्छा है। आप सोशल आइसोलेशन तो हो रही है, मगर आप इसमें कंप्लीट आइसोलेशन मत चले जाइएगा। मैं कहूंगा कि अपने जानने वालों से दोस्त अहबाब से गपशप भी लगाते रहें और बात भी करते रहें। सलमान से मैंने काफी दफा फोन में बात की जब मैं बीमार था, और मुझे हमेशा अच्छा लगा बात करके। इस तरह ये मैंने बहुत देखा है कि एक दफा आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, और जब आप बीमार होते हैं तो फिर उसके बाद आपका अगर खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो कोई आके आपको पूछेगा भी नहीं, आप अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, तो फिर ये इस तरह एक विशियस साइकिल है, एक चक्कर भी है ये। तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को मेंटली जो है ना काफी स्ट्रांग रखें, अपनी मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखें। फिजिकल वेलबींग तो डेफिनेटली, मगर ये मेंटल एस्पेक्ट मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और फैमिली और फ्रेंड्स नहीं, का या दोस्त अहबाब का बिल्कुल काफी रोल रहता है इसमें। बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। इसके ऊपर एक मैं प्रोग्राम कर भी चुका हूँ, और मेंटल इस लिहाज से भी क्योंकि नेगेटिविटी थ्रू आउट है, हर जगह आपको ये दिख रही है। अगर आप बीमार भी बिल्कुल हैं और आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, पूरी दुनिया में भी आपको नेगेटिव न्यूज़ मिल रही है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर आप डिप्रेस हों, अगर और आप लो हों, तो ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं ये आपका नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट करता है आपके व्हाइट सेल्स के ऊपर, तो आपकी इम्यूनिटी और वीक होती है। तो आपने साथ विशियस साइकिल बोला इमरान, बिल्कुल वही सिचुएशन होती है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और इंटरेक्शन कंटिन्यू रखें। एंटीबायोटिक्स जी, इसका कोई अभी कंफर्म ट्रायल अभी चल रहे हैं, कंफर्म न्यूज़ नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, प्लाज्मा ट्रीटमेंट्स, एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन, ये सब ट्रायल्स फेज में हैं, कोई गारंटीड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट रिजीम मुख्तलिफ मुल्कों में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने लोकल गाइडलाइंस को या अपने लोकल डॉक्टर को फॉलो करें। अगर वो समझेंगे तो आपको वो एंटीबायोटिक देंगे, ताकि ये कि उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली इसका इलाज किया जा सके। बाकी ये कि मोस्ट मैं एक चीज समराइज कर दूं, मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा कमेंट्स ये आए हैं जिसमें सब लोग अपनी सिम्टम्स बता रहे हैं, और सबके सिम्टम्स ऐसे हैं कि शायद ये कोरोना से रिलेटेड ही मुझको लग रहा है। सबको सोर थ्रोट किसी को है, किसी ने मेंशन किया है फीवर है, कई लोगों ने कॉफ का मेंशन किया है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, बॉडी पेन्स है, बहुत सारे मैसेजेस हैं। डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स सजेस्ट करते हैं कि कोरोना इन्फेक्शन है। अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो करवाइए, अगर नहीं करवा सकते तो अपने आप को आइसोलेट करें। जिन लोगों को सिम्टम है उनको 7 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, और उनके घर में जो लोग रहते हैं उनको 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। ये मैं आपको इंग्लैंड की गाइडलाइंस बता रहा हूँ। उनको बाहर नहीं निकलना है या किसी और से कांटेक्ट नहीं करना है। अगर आपको
आप एसिम्प्टोमेटिक है और आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है, तो आप उसके साथ 14 दिन तक, 14 डेज तक घर से बाहर नहीं जाएंगे। ये गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 10वें दिन अगर कोई सिम्टम शुरू होता है, तो वहां से फर्दर 7 डेज आपको सेल्फ आइसोलेशन में रखना है अपने आप को। तो टोटल 14 डेज से बढ़ के आपका दौरानिया 17 दिन का हो जाएगा। और एक हफ्ते बाद अगर आपके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, बुखार उतर गया है और आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो आप बाहर जा सकते हैं। ये बेसिकली गाइडलाइंस है। लेकिन जिस तरीके से इमरान के सिम्टम्स थे, ही वाज स्टिल अनवेल, ही वाज स्टिल हैविंग फीवर, तो इन्होंने 22 दिन तक इनके सिम्टम्स चले हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, बुखार ना उतरे या सिम्टम्स ज्यादा खराब हो, तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली जो है वो रुजू करेंगे। बिल्कुल सलमान, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है इस हवाले से कि बहुत से लोगों ने मुझे भी जिक्र किया कि भाई हमारी जो सूंघने की चली गई है, हल्का फुल्का बुखार है, अब हम ठीक हो गए हैं। हाँ, सूंघने की थोड़ी बहुत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो ये कोरोना जो है 85% ऑफ पॉपुलेशन में, जिसमें आपने भी जिक्र किया कि माइल्डर फॉर्म में होता है, हल्की फुल्की फॉर्म में आता है। आपको नजला खांसी बुखार होगा, सूंघने की सलाहियत हो सकता है कि चली जाए, करो एंड दैट्स इट, और ठीक हो जाएगा। तो उसमें आप का जो रोल आपका यहाँ बनता है वो ये कि अपना तो ध्यान रखें, मगर आप बाहर मत निकलिए, सोशल सेल्फ आइसोलेशन, ताकि आप अपने अजीज अकारीब या दोस्त अहबाब या मुश्किल में जाके फैला ही नहीं। तो या फिर हो सकता, जिस तरह अभी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की बात हो रही थी कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनको कोरोना हो चुका है और होके चला भी जाता है, मगर वो एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह घूम रहे होते हैं। तो जैसे ही आपको थोड़ा सा भी चेक हो कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये एक माशरे पे भी एहसान होगा आप लोगों का, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में ले जाइए। एक तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो और दूसरा कि अगर आपकी तबीयत खराब हो, तो फिर डरने की जरूरत नहीं कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं 2 दफा अस्पताल गया क्योंकि मुझे तशवीश हो रही थी कि हो सकता है मुझे नमूनिया हो रहा हो, क्योंकि जितनी जितनी तबीयत मेरी खराब हो रही थी। तो मेरे टेस्ट सबसे 2 दफा हुआ है, ब्लड 2 दफा हुआ है। तो जो टेक होम मैसेज यहाँ से यही है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर भी घर पे है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो रही है, यानी 97 थी, फिर 95 हो गई, 92 90 हो रही है और आपको बुखार से बढ़ रहा है, तो फिर उसमें मैं नहीं कहूंगा कि आप घर बैठे रहिए और बस इस उम्मीद में कि शायद शायद अगला दिन शायद अच्छा हो, बेहतर हो। अगला दिन बहुत बुरा भी हो सकता है और इसमें पेशेंट रैपिडली डिटोरिएट भी करते हैं। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि अगर तबीयत खराब हो रही है, अब ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो फिर आप जो है वो अस्पताल जरूर जाइए। अस्पताल में आपको जरूरी नहीं वेंटिलेटर पे लिटा देंगे, हो सकता है एंटीबायोटिक, जिसमें मुझे एंटीबायोटिक मिली और वो ठीक हो गया, मेरा बलगम पहले ग्रीन था फिर व्हाइट हो गया बाद में। इसका मतलब यही था कि मुझे इन्फेक्शन हो रहा था, और अगर मैं ना लेता एंटीबायोटिक तो हो सकता है कि मुझे भी एक जबरदस्त किस्म का नमूनिया हो जाता। तो यहाँ टेक मैसेज यही है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कब अस्पताल जाना है। बैठे नहीं रहना है कि भाई अब कोरोना हो गया है, मैं बस अब सोशल आइसोलेशन बैठ गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, ये अस्पताल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे लिटा देंगे, बंद कर देंगे, मार देंगे। ये सब रूमर्स हैं। कोई, हम सब हेल्थ केयर विजिटर फ्रंट लाइन पे हम सब लड़ रहे हैं, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कितनी जवान जो डॉक्टर शहीद हुए हैं फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए। तो ये सब फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इनकी तरफ तवज्जो ना दें। सोशल मीडिया अच्छी चीज है तो एक बुरी चीज भी है कि इस हवाले से कि जो चीजें वेरीफाई नहीं होती हैं वो आ जाती है मार्केट में, और फिर उस वजह से जो है बेचारे मरीज सफर करते हैं। तो भाई कोरोना हकीकत है, वाकई ये हकीकत है, इसको मजाक के तौर पे मत लें, ये कोई साजिश नहीं है। गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं बना रही इस पे, डॉक्टर्स पैसे नहीं बना रहे इस पे, ठीक है ना। तो फी मरीज कोई पैसे नहीं मिल रहा है, जो आपको मार्केट में काफी थ्योरीज आ रही होंगी। तो मेरा आज कहने का ये मकसद ये कि अपने अपने डॉक्टरों की इज्जत करें, अपने हेल्थ के वर्कर की इज्जत करें और इनके मशवरे गौर से सुने। अभी हालात ऐसे हैं पेंडेमिक में कि कोई भी डॉक्टर पैसे बनाने का सोच नहीं रहा होगा ऑनेस्टली। सब अपनी जानों को रिस्क पे इमरान, लेके आपने घर से निकलते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है। देखें, आपको, मैं जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं अपने डॉक्टर्स और अपने हेल्थ केयर स्टाफ, जितने भी नर्सेज हैं और जो भी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो इस वक्त हॉस्पिटल में और फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि देखें, आप लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों की भी फैमिलीज हैं, हम लोगों के भी बीवी बच्चे और माँ बाप हैं। तो हम बेसिकली सुबह जब निकलते हैं तो इस ये सोच के निकलते हैं कि हम आपके लिए निकल रहे हैं, जो अनवेल है वही जाए, अब हमारे पास आएगा और हम उसका इलाज करेंगे, और ये सोचे समझे बगैर करेंगे कि बेसिकली इससे हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है। और इसी वजह से इतनी सारी जानें भी गई हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि वो बगैर पीपीई के वो मौजूद थे और वो हेल्प कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेजर नहीं रखेंगे, अगर अगर आप लोग बाहर निकलेंगे और जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, जिसमें शॉपिंग हो गई और बाहर जाने का अमल है वो चलता रहेगा, तो ये हम लोगों के ऊपर एक
मुश्किल वक्त क्रिएट कर देगा कि अगर डॉक्टर्स भी नहीं रहेंगे और डॉक्टर्स बीमार होना शुरू हो जाएंगे तो आप ये अंदाजा कर सकें कि आप लोगों को कौन देखेगा। तो इस वक्त आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेने का एक वक्त है। अपना इस एंगल से ज़रूर सोचिएगा। बहुत अच्छा आपका ये मैसेज दिया है इमरान ने, मैं भी इसको इंडोर्स करता हूँ। और वंस अगेन थैंक यू मच इमरान आपके ऑनलाइन आने का। आई एम श्योर कि जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्होंने कुछ आज लर्न किया होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पे और सेहतियाब हों और अल्लाह ताला सब लोगों के ऊपर करम इसी तरीके से रखे। बाकी जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चंस भी पूछने हों तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं और इमरान बाद में उसको रिव्यू करके अगर हमसे रिलेटेड कोई चीज़ हुई तो हम उसके अंदर आपको हेल्प करने की कोशिश भी करेंगे। सो थैंक यू मच वंस अगेन और इंशाल्लाह फिर हम फेसबुक लाइव पे सुन जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।